वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं नवम कक्षा का छठा अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते भाग 2 की व्याख्या, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक व्यंग है। व्यंग होता है बच्चों जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उस पर जब लेखक अपने शब्दों द्वारा कटाक्ष करता है उसे व्यंग कहते हैं। तो हमारी जो पिछली व्याख्या हुई थी वो वहाँ तक हुई थी कि लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए इत्र तक चुपड़ लेते हैं कि फ़ोटो से खुशबू आए। मतलब हम दिखावे की प्रवृत्ति में चाहे ना चाहे इतना रंग गए हैं कि हमारे पहनने के वस्त्र और फ़ोटो खिंचवाने के वस्त्र और होते हैं। परंतु प्रेमचंद में ये बात नहीं थी। वो जैसे स्वाभाविक जीवन में थे वैसे ही वो हमेशा फ़ोटो में दिखाई देते थे। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। टोपी बेटा 8 आने मतलब सस्ती होती है। हालांकि हमारे सम्मान का प्रतीक क्या होता है? टोपी। और जूता क्या होता है? जूता हमारा दिखावे का प्रतीक होता है। तो वो कहता है कि टोपी 5 आने में मिल जाती थी और उस वक्त जूता 5 रुपए में मिलता होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा से जो हमारा सम्मान है वो दिखावे से नीचे रहा है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। अर्थात हम जो है अपना आत्मसम्मान निछावर कर देते हैं मात्र दिखावे के लिए। तो जूता जो है जो दिखावे का प्रतीक है और टोपी जो सम्मान की प्रतीक है, तो एक जूते पर हम हज़ारों टोपियाँ निछावर कर देते हैं। अर्थात हम दिखावा दिखाते हैं चाहे हमारे आत्मसम्मान को ठेस लग जाए। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। वो हैरान थे, परसाई जी हैरान थे कि कैसे लेखक जो है वो जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो वो उन्हें बात चुभ रही है कि दिखावा, जिस व्यक्ति में दिखावा नहीं था वो अपने सम्मान पर हमेशा अडिग रहते थे। वो दिखावे पर नहीं जाते थे, इसलिए उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि उनका जूता फटा है तो उसे वो ढक लें धोती से। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। महान कथाकार थे प्रेमचंद जी, उपन्यास सम्राट उनको उपाधि दी गई है। युग प्रवर्तक, युग प्रवर्तक होता है बेटा युग को बदलने वाले। और जाने तुम क्या क्या कहलाते थे, पर फोटो में फिर भी तुम्हारा जूता फटा हुआ ही रहा। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। परसाई जी का कहना है कि जूता तो मेरा भी फटा हुआ है, पर दिखावे के लिए वो ऊपर से बिल्कुल नया है। उसका तला फट गया है जो लोगों को नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं उस जूते को पहनता हूँ। अंगूठा ज़मीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। वो कहते हैं कि उंगली जो समाज को दिख रही है उसको मैं हमेशा दिखावा करता रहूँगा। मेरा तला फट जाए, चाहे जूता फट जाए, लहूलुहान हो जाए, वो मुझे चिंता नहीं, क्योंकि उसे लोग नहीं देख रहे हैं। दिखावे के लिए वो जूता ऊपर से बिल्कुल सही है। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित हैं। कहते हैं कि तुम्हारा जूता ऊपर से फटा है पर पाँव सुरक्षित है क्योंकि तुम में दिखावा नहीं। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो परसाई जी कहते हैं कि तुम्हें तो पर्दे का महत्व ही नहीं है, तुम स्वाभाविक हो, जैसे हो वैसे ही दिखना चाहते हो, और हम जैसे हैं वैसे नहीं दिखना चाहते, हम दिखावा करते हैं। तो मेरा जूता चाहे फटा है पर अगर लोगों को नहीं दिखाई दे रहा तो उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता क्योंकि मुझे उसमें लज्जा आती है, शर्म आती है, और मैं लोग मुझे देखेंगे, बोलेंगे, क्या कहेंगे कि फटा हुआ जूता पहना है। इस बात से मुझे संकोच होता है। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दें।
वो कहता है कि चाहे मेरी जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दी जाए, पर मैं इस तरह तो फ़ोटो कभी नहीं खिंचवाऊंगा जिससे मेरी लोग हंसी उड़ाएं। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी मुस्कान है ना, लोगों के दिखावे को देखकर, ये मुझे पस्त मतलब हरा देती है। ये कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का गोदान हो गया? होरी बच्चों एक प्रेमचंद द्वारा लिखा उपन्यास था जिसमें होरी एक गरीब किसान होता है और वो सारी ज़िंदगी जो है वो गौदान करने के लिए पैसे इकट्ठे करता रहता है, पर वो नहीं कर पाता और वो गरीबी में ही मर जाता है। तो वो पूछते हैं कि क्या उस होरी का गोदान हो गया इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? ये बेटा प्रेमचंद की दूसरी कहानी है जिसमें पूस की रात में गरीब हल्कू जो है उसकी देखभाल करता है अपने मुखिया के लिए, और एक दिन बहुत ठंड थी और वो सोया रहा और उसने नील गाय को खेत चरने दिया, उसकी देखभाल नहीं की। तो वो कहते हैं कि क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो? तीसरी उनकी कहानी है बेटा, तो उसमें था क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। तो इसमें सुजान भक्त होता है, उनका लड़का बहुत बीमार होता है। वो डॉक्टर को कहते हैं कि आप कृपया उसको देखने चलिए, पर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे क्लब जाना है, इसलिए वो उसके पास नहीं जाते और वो लड़का मर जाता है और अंततः डॉक्टर के बेटे को सांप काट जाता है और सुजान भक्त के पास सांप के जहर उतारने का मंत्र होता है। तो वो उसको बुलाने आते हैं, पहले तो वो नहीं जाता, बाद में वो चला जाता है, वो अपनी इंसानियत निभाता है। तो वो कहता है कि क्या इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो कि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सके? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। अब ये एक और कहानी थी बेटा जिसमें माधो जो है, माधो की पत्नी मर जाती है और वो लोगों से कफन के पैसे मांगता है और अंततः जब वो एक दुकान पर खाने की सामग्री देखता है तो वो सोचता है कि अब माधो तो मर ही गई है, क्यों ना मैं भरपेट खाना खा लूँ। तो ये कहानी प्रेमचंद की है। तो कहता है कि शायद माधो अपने औरत के कफन की चंदे की शराब पी गया इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, वो एक प्रश्न पूछते हैं कि मेरी जनता के लेखक, क्योंकि वो जनता के लिए ही लिखते थे, कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया, ये प्रश्न वो पूछते हैं। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? वो कहता है कि क्या बनिए से तुमने उधार लिया था जो तुम मील 2 मील घूमकर अपने घर जाते थे, इसलिए जूता फट गया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। फिर वो कहते हैं कि चक्कर लगाने से तो जूता फटता नहीं, घिस जाता है, तला घिसता उसका, पर तुम्हारा जूता तो ऊपर से फटा है। तो कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जावत पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। तो इसमें भी बेटा एक छोटी सी कहानी छुपी है। कुंभन दास जब अपने फतेहपुर सिकरी जाते हैं अपने किसी संत को गुरु बनाने के लिए कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम बाद में आना। वो उनको बार बार बुलाते हैं। तो वो उनकी पेशेंस चेक करना चाहते थे कि क्या कुंभन दास में इतने पेशेंस है कि वो एक शिष्य बन सकते हैं। तो कुंभन दास को बड़ा पछतावा होता है क्योंकि ना वो उनको गुरु बना पाता, ना उनका शिष्य बन पाता। तो वो कहते हैं कि आवत जात, कि आते जाते, पनहिया अर्थात जूता, पाँव का जूता घिस गया और विसर गया हरिनाम, और मैं हरि का, भगवान का नाम ही भूल गया कि इससे तो गुरु बनाने से मैं ऐसे ही अच्छा था क्योंकि मेरा तो जूता ही घिस गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। वो कहता है कि ऐसे लोगों को जिनको देखने से दुख पैदा होता है, ऐसे लोगों को दूर से ही सलाम कर देना चाहिए। तो कुंभन दास जो है वो सिकरी जाने से मना कर देते हैं कि मैं अब नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जूता भी फट गया। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया, ये प्रश्न परसाई जी कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है। ये परसाई जी कहते हैं कि तुम किसी ठोस चीज़ को ठोकर मार रहे हो। इसमें एक संकेत दे रहे हैं बेटा कि तुमने हमेशा सामाजिक कुरीतियों को ठोकर मारी है, उनसे समझौता नहीं किया, उनको हमेशा ठोकर मारी।
उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, कि जो रास्ते में जो समस्याएं आई, मुसीबतें आई, कोई टीला आया, तुम उससे बचकर नहीं गए, तुमने उसे ठोकर मारी, इसलिए तुम्हारा जूता जो है आगे से फटा है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीले से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोते ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। वो कहता है कि तुम उस टीले से, जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई या कोई रास्ते में जो रुकावटें आई, तुम उससे बचकर भी निकल सकते थे और अपना जूता बचा सकते थे, जैसे नदियाँ करती हैं कि अगर पहाड़ आ गया तो साइड से निकल जाती हैं, अपना कोई और रास्ता बना लेती हैं। पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम समझौता कर नहीं सके, तुमने उन समस्याओं से समझौता नहीं किया, उनके विपरीत तुमने आवाज़ उठाई। क्या तुम्हारी भी यही कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी? होरी जो किसान था बेटा, वो हमेशा नेम धर्म पर चलता था, सच्चाई पर चलता था। तो वो परसाई जी कहते हैं कि तुम्हारी भी क्या वही कमज़ोरी थी जो तुमने अपने उपन्यास गोदान में होरी की कमज़ोरी बताई है, नाम धर्म वाली? तो नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति है। वो कहते हैं कि जो नेम सच्चाई पर चलने का जो रास्ता है वो तुम्हारा बंधन नहीं है, वो तुम्हारी मुक्ति है। तुम हमेशा से ही सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें चाहे कोई भी नुकसान उठाना पड़े। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। परसाई जी कहते हैं कि तुम्हारी ये जो पाँव की उंगली है, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हम किसी को, अगर हमने किसी की बात पर अगर उसे रोकना हो, टोकना हो, तो हम हाथ से उंगली करते हैं। पर वो कहता है कि तुम जब किसी को इस काबिल भी नहीं समझते कि इसकी हाथ से की उंगली से इसकी तरफ इशारा किया जाए, तो तुम पाँव की उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुम्हारा जूता फाड़ लिया? वो कहता है कि तुमने ये इशारा करते करते अपना जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। परसाई जी कहते हैं कि मैं सब समझता हूँ। तुमने सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों पर हमेशा ठोकर मारी है और उनको अपनी उंगली से, पाँव की उंगली से इंकित किया है, क्योंकि तुम उसे, उन बुराइयों को इस योग्य नहीं समझते कि उन्हें हाथ की उंगली से इंकित किया जाए। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम हम सब पर हंस रहे हो, तुम इस समाज पर हंस रहे हो जो अपनी ऊपर से फटी उंगली तो छुपा लेते हैं पर अपने फटे तले को ऐसे ही चलाए रखते हैं। उन पर जो टीले से बरकाकर बाजू से निकल जाते हैं। बाजू होता है साइड से निकलना, कि अगर जब कोई भी मुश्किल या समस्या हमारे जीवन में आती है तो हम उससे साइड से निकल जाते हैं, उसे हम फेस नहीं करते, उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते। पर हे प्रेमचंद, तुम उठाते हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है, मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? तो वो कहते हैं कि प्रेमचंद, आपकी ये जो मुस्कान है ये मुझे ये बता रही है कि मेरी उंगली बाहर निकल आई है पर मेरा तला सुरक्षित है। पर तुमने उंगली को दिखावा करने के चक्कर में तुमने अपने पाँव के तलों का नाश कर लिया है, तुम कैसे चल पाओगे? अर्थात कि तुमने जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनसे समझौता करके उनके साइड से निकलते रहे, उन पर कभी कटाक्ष नहीं किया, उन पर कभी व्यंग नहीं किया, उनके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई, तो तुम जीवन में प्रगति कैसे करोगे? तो अंत में परसाई जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ, ये तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ कि तुम्हारी ये जो व्यंग मुस्कान है, ये जो तुम हम पर हंस रहे हो, हम समाज पर हंस रहे हो कि ये समाज कैसा है जो दिखावे की ज़िंदगी जीता है और असलियत से दूर भागता है। तो परसाई जी कहते हैं कि हे मेरे महान लेखक, मैं तुम्हारी इस मुस्कान को भी समझता हूँ और तुम्हारे इस फटे जूते को भी समझता हूँ जो बुराइयों को ठोकर मारते मारते आगे से फट गया है।
तो इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।